गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनीराम रीडर बुक क्लब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं रिच डैड पुअर डैड अध्याय 1। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी उनकी नई कैडिलैक में आई थी और वह वीकेंड पर मौज मस्ती करने के लिए उनके समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। वह अपने 3 दोस्तों को साथ ले गया, लेकिन माइक और मुझे नहीं ले गया। उन्होंने हमसे कहा कि हमें इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि हम गरीब हैं। उन्होंने ऐसा कहा? मेरे डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ, ऐसा ही कहा, मैंने आहत अंदाज में जवाब दिया। मेरे डैडी ने खामोशी से अपना सिर हिलाया, अपना चश्मा नाक के पुल तक चढ़ाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब के इंतजार में खड़ा रहा। यह 1956 की बात थी। तब मैं 9 साल का था। संयोग से मैं उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हमारा निवास हवाई में मूलतः शुगर प्लांटेशन यानी गन्ने के बागान वाले कस्बे में था। बागान के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक और बैंकर अपने बच्चों को इसी प्रारंभिक स्कूल में भेजते थे। छठे ग्रेड के बाद उनके बच्चों को आमतौर पर प्राइवेट स्कूल में भेज दिया जाता था। क्योंकि मेरा परिवार सड़क के इस तरफ रहता था, इसलिए मैं इसी स्कूल में आ गया था। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता तो एक अलग स्कूल में जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। छठी ग्रेड के बाद मुझे इन्हीं बच्चों के साथ सरकारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल जाना था। उनके या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे डैडी ने आखिरकार अखबार नीचे रख दिया। मैं जानता था कि वह सोच विचार कर रहे थे। देखो बेटे, उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा। मैंने पूछा, मैं पैसे कैसे बनाऊं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तब भी मैं उनका असली मतलब समझ गया था। मैं तुम्हें इतना ही बताने वाला हूँ या मुझे जवाब नहीं मालूम, इसलिए खामखा शर्मिंदा मत करो। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र माइक को बताया कि मेरे डैडी ने क्या कहा था। जहाँ तक मैं जानता था, सिर्फ माइक और मैं ही उस स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। माइक भी संयोग से इस स्कूल में पढ़ रहा था। किसी ने कस्बे में स्कूलों की एक विभाजक रेखा खींच दी थी। इसी वजह से हम अमीर बच्चों वाले स्कूल में आ गए थे। वैसे वाकई हम गरीब नहीं थे, लेकिन हमें गरीबी का एहसास होता था क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास बेसबॉल के नए दस्ताने, नई साइकिलें, हर चीज़ नई होती थी। मम्मी डैडी हमें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी चीज़ें मुहैया कराते थे, लेकिन बस इतना ही। मेरे डैडी कहते थे, अगर तुम कोई चीज़ चाहते हो तो इसके लिए काम करो। हम चीज़ें तो बहुत सारी चाहते थे, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए ज़्यादा काम उपलब्ध नहीं था। माइक ने पूछा, तो पैसे बनाने के लिए हम क्या करें? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम मेरे साझेदार बनोगे? वह मान गया और शनिवार की उस सुबह माइक मेरा पहला कारोबारी साझेदार बन गया। हम सुबह से लेकर दोपहर तक सोचते रहे कि पैसे कैसे बनाए जाएं। कभी कभार हम उन अमीर बच्चों के बारे में बातें करते थे जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मज़े कर रहे होंगे। इससे दिल थोड़ा दुखता था, लेकिन वह दर्द अच्छा था क्योंकि इसने हमें पैसे बनाने का तरीका सोचते रहने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार दोपहर को अचानक हमारे दिल में बिजली कौंधी। यह एक ऐसा विचार था जो माइक को विज्ञान की एक पुस्तक में मिला था, जिसे उसने पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाए और अब हमारी साझेदारी के पास एक कारोबार आ गया था। अगले कई सप्ताह माइक और मैं आसपास के इलाके में इधर उधर दौड़ते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे, पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख सकते हैं। हैरानी के भाव के साथ ज़्यादातर वयस्कों ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। कुछ ने हमसे पूछा कि हम उनका क्या करेंगे। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको नहीं बता सकते, यह एक कारोबारी रहस्य है। जैसे जैसे सप्ताह गुजर रहे थे, मेरी मम्मी का कष्ट बढ़ता जा रहा था। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के पास थी। यह एक भूरा कार्डबोर्ड बॉक्स था जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थीं,
अब उसमें टूथपेस्ट ट्यूब का हमारा छोटा सा ढेर बढ़ने लगा था। आखिरकार मेरी मम्मी के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों की गंदी टूटी फूटी इस्तेमाल हो चुकी टूथपेस्ट ट्यूब को देखकर उनका दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और अब मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक कारोबारी रहस्य है। इस कचरे को साफ करो वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने हाथ पैर जोड़कर उनसे मोहलत मांगी। हमने उन्हें बताया कि हमारे पास जल्द ही पर्याप्त ट्यूब हो जाएंगी और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें जानकारी दी कि हम 2-3 पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे हैं जिनकी टूथपेस्ट ट्यूब ख़त्म होने वाली थी और हमें मिलने वाली थी। मम्मी ने हमें 1 सप्ताह की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू करने की तारीख योजना से जल्दी आ गई थी और दबाव बढ़ गया था। मेरी पहली साझेदारी पर खतरा मंडरा रहा था क्योंकि मेरी खुद की मम्मी ने जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। यह माइक का काम था कि वह पड़ोसियों से टूथपेस्ट ट्यूब जल्दी ख़त्म करने को कहे। साथ में वह उनसे यह भी कहता था कि उनके दांतों के डॉक्टर का भी यही कहना था कि उन्हें दिन में ज़्यादा बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरी डैडी का एक दोस्त के साथ घर आए। उन्होंने देखा कि 9 साल के 2 लड़के पोर्च में पूरी गति से उत्पादन करने में जुटे हैं। हर कहीं बारीक सफ़ेद चूरा फैला हुआ था। एक लंबी टेबल पर स्कूल के दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार का हिबाची ग्रिल लाल सुर्ख कोयले के साथ अधिकतम गर्मी पर दहक रहा था। डैडी सावधानी से चलकर आए। उन्हें पोर्च के शुरू में कार खड़ी करनी पड़ी क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया कार की जगह तक पहुंचने में बाधा डाल रही थी। जब वे और उनके दोस्त करीब आए तो उन्होंने देखा कि स्टील का एक बर्तन कोयले के ऊपर रखा था जिसमें टूथपेस्ट ट्यूब पिघल रही थी। उस ज़माने में टूथपेस्ट ट्यूब प्लास्टिक की ट्यूब में नहीं आती थी। ट्यूब शीशे से बनती थी, इसलिए पेंट के जल जाने पर ट्यूब्स को स्टील के छोटे बर्तन में डाल देते थे। वह पिघलने लगती थी और द्रव बन जाती थी। इस पिघले हुए शीशे को हम दूध के कार्टन में बने एक छोटे से छेद के अंदर डाल देते थे। दूध के कार्टन में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफ़ेद चूरा और कुछ नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस था। जल्दबाजी में उसके बैग में मेरी लात पड़ गई थी जिससे पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ़ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन के भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त ने देखा जब हम पिघले हुए शीशे को सावधानी से प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुएं के ऊपर छोटे से छेद में डाल रहे थे। संभल कर, डैडी ने कहा। मैंने ऊपर देखे बिना सिर हिला दिया। आखिर जब शीशा ढालने का काम ख़त्म हो गया तो मैंने स्टील का बर्तन नीचे रखा और अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए सावधानी से पूछा। हम वही कर रहे हैं जो आपने मुझसे कहा था, हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना सिर हिलाया। हम दोनों साझेदार हैं। मेरे डैडी ने पूछा, और प्लास्टर के इन सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी हथौड़ी से मैंने उस सील को ठोका जिसने क्यूब को नीचे से खोल दिया और प्लास्टर के सांचे का ऊपरी आधा हिस्सा बाहर निकाला और शीशे का 5 सेंट का सिक्का बाहर टपक गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा। तुम लोग शीशे के सिक्के ढाल रहे हो? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे हैं जो आपने हमसे करने को कहा था। हम पैसे बना रहे हैं। मेरे डैडी के दोस्त मुड़े और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मेरे डैडी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। आग और टूथपेस्ट ट्यूब के खाली बॉक्स के साथ ही उनके सामने 2 छोटे लड़के थे जो सफ़ेद धूल से ढके होकर खूब मुस्कुराए जा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर की सामने वाली सीढ़ी पर बैठें। मुस्कुराते हुए उन्होंने नरमी से समझाया कि जालसाजी शब्द का क्या मतलब है। हमारे सपने चूर चूर हो गए। आपका मतलब है यह गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज़ में पूछा। छोड़ो भी, मेरे डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है वे अपनी जन्मजात प्रतिभा का विकास कर रहे हों।
डैडी ने उन्हें आंखें घूर कर देखा। हाँ, यह गैर कानूनी है, मेरे डैडी ने नरमी से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने यह दिखा दिया है कि तुम में बहुत रचनात्मक और मौलिक विचार है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं लगभग 20 मिनट तक खामोशी से बैठे रहे। इसके बाद अपने फैलाए हुए कचरे को साफ करने लगे। पहले दिन हमारा कारोबार चौपट हो गया था। चूरे को झाड़ू से साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिमी और उसके दोस्त सही कहते हैं, हम वाकई गरीब हैं। जब मैंने यह बात कही तो मेरे डैडी जा ही रहे थे। उन्होंने कहा, लड़कों, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग अमीर बनने की सिर्फ बातें करते हैं और सपने देखते हैं। तुमने कुछ किया, मुझे तुम दोनों पर नाज है। मैं दोबारा कहूँगा कि इसी तरह आगे बढ़ते रहो, हौसला मत छोड़ो। माइक और मैं खामोशी से वहाँ खड़े रहे। ये सब सुनने में तो अच्छे लगते थे, लेकिन इनसे हमें यह पता नहीं चलता था कि हम क्या करें। डैडी, ऐसा क्यों है कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का विकल्प चुना था। स्कूल टीचर दरअसल अमीर बनने से के बारे में नहीं सोचते। हमें बस पढ़ाना और सिखाना पसंद होता है। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता कि पैसे कैसे बनाना है। माइक और मैं मुड़कर दोबारा सफाई करने लगे। मैं समझता हूँ, मेरे डैडी बोले, अगर तुम लोग यह सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बनना है तो मुझसे मत पूछो माइक, यह सवाल अपने डैडी से पूछो। मेरे डैडी, माइक ने हैरानी के भाव से कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराते हुए दोहराया, तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही हैं और वह तुम्हारे डैडी के गुण गाता है। उसने मुझे कई बार बताया कि जब हम पैसे बनाने की बात आती है तो तुम्हारे डैडी कमाल के हैं। मेरे डैडी, माइक ने अविश्वास में दोबारा पूछा। तो फिर ऐसा कैसे है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास एक शानदार कार और आलीशान मकान नहीं है? शानदार कार और आलीशान मकान का यह मतलब नहीं कि तुम अमीर हो या तुम पैसे बनाने की कला जानते हो, मेरे डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी गन्ने के बागान में काम करते हैं। वह मुझसे ज़्यादा अलग नहीं है। वह एक कंपनी में काम करता है और मैं सरकारी ऑफिस में। कंपनी ने उसे कार दे रखी है। शक्कर की कंपनी आर्थिक परेशानी में है और जल्द ही हो सकता है कि जिमी के डैडी के पास कुछ ना रहे। तुम्हारे डैडी अलग है माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बना रहे हैं और मेरा अनुमान है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं दोबारा रोमांचित हो गए। नए उत्साह के साथ हम अपने डूबे हुए व्यवसाय के मलबे को साफ कर रहे थे। सफाई करते करते हमने योजना बनाई कि माइक के डैडी के से कब और कैसे बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और अक्सर देर रात तक घर नहीं लौटते थे। उसके डैडी वेयर हाउसेस और निर्माण कंपनी, रेस्टोरों की श्रृंखला और 3 रेस्तराओं के मालिक थे। रेस्तराओं की वजह से उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई पूरी होने के बाद माइक बस पकड़कर घर चला गया। उसने बताया कि उस रात जब उसके डैडी घर लौटेंगे तो वह उनसे बात करके पूछेगा कि क्या वे हमें अमीर बनाने का तरीका सिखा सकते हैं। माइक ने वादा किया कि जैसे ही उनकी बात डैडी से हो जाएगी वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। फ़ोन की घंटी रात को 8:30 बजे बजी। ठीक है, मैंने कहा। अगले शनिवार मैंने फ़ोन नीचे रख दिया। माइक के डैडी हमसे मिलने को तैयार हो गए। शनिवार सुबह मैंने 7:30 बजे वाली बस पकड़ी ताकि कस्बे की गरीब हिस्से तक जा सकूं। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और 1 घंटे से अधिक समय से काम में लगे थे। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ़ सुथरे घर की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र अपने पिकअप ट्रक में बैठकर वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, डैडी फ़ोन पर हैं। उन्होंने पीछे के पोर्च में इंतज़ार करने को कहा है। जब मैंने उस पुराने मकान की चौखट लांघी तो लकड़ी का पुराना फर्श आवाज़ें करने लगा। दरवाजे के भीतर सस्ता सा गलीचा था। गलीचा वहाँ इसलिए बिछाया गया था ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छिपाया जा सके। हालांकि गलीचा साफ था, लेकिन इसे बदलने की ज़रूरत थी।
जब मैं शंकरे लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो मेरा दम घुटने लगा। यह पुरानी बदबू वाले फर्नीचर से भरा था, जिससे निश्चित रूप से संग्रहालय में रखा जाना चाहिए था। सोफे पर दो महिलाएं बैठी थीं, जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ा ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक आदमी कामकाजी पोशाक में बैठा था। वह खाकी स्लैक और खाकी शर्ट पहने था। इन पर अच्छी प्रेस तो थी, लेकिन स्टार्च नहीं था। वह चमचमाते कामकाजी जूते भी पहने था। उसकी उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी। जब माइक और मैं उसके पास से निकलकर पिछले पोर्च की ओर गए तो वह मुस्कुराया। मैं भी संकोची अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। ओह, ये मेरे डैडी के कर्मचारी हैं। यह आदमी उनके वेयर हाउसेस संभालता है और महिलाएं रेस्तराओं की मैनेजर हैं। आते समय तुमने उस निर्माण सुपरवाइज़र को तो देख ही लिया होगा, जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइज़र भी है, जो बहुत से मकान बना रहा है, लेकिन वह तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर होता है, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींची, माइक बोला, मेरे डैडी से पूछ लिया था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। ओह, और उन्होंने जब क्या जवाब दिया? मैंने सधा हुआ सवाल किया। देखो, पहले तो उनके चेहरे पर हंसी का भाव आया, फिर कुछ सोचकर वे बोले कि वे हमारे सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। ओ, मैंने कहा और दीवार से अपनी कुर्सी टिकाते हुए अगले पाए उठा लिए। मैं कुर्सी के पिछले दो पायों के सहारे बैठ गया। माइक ने भी ऐसा ही किया। मैंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वे क्या प्रस्ताव रखने वाले हैं? नहीं, लेकिन हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी जर्जर पुराने दरवाजे से होकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं उछलकर खड़े हो गए, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम चौंक गए थे। तैयार हो लड़कों? उन्होंने पूछा, जब उन्होंने हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। हमने अपना सिर हिलाया। फिर हमने अपनी कुर्सियां दीवार से दूर खींची और उनके सामने बैठने के लिए सरका दिया। वे लंबे चौड़े थे, 6 फुट लंबे और 200 पाउंड के। मेरे डैडी ज़्यादा लंबे थे, लगभग इतने ही वज़न के, और माइक के डैडी से 5 साल ज़्यादा बड़े। हालांकि उनकी प्रजाति एक नहीं थी, लेकिन वे लगभग एक से ही दिखते थे। शायद उसमें एक जैसी ऊर्जा थी। माइक कहता कि तुम पैसे बनाना सीखना चाहते हो माइक रॉबर्ट? मैंने अपना सिर जल्दी से हिलाया, थोड़े डर के साथ। उनके शब्द और मुस्कान में बहुत शक्ति थी। ठीक है, तो यह मेरा प्रस्ताव है। मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन मैं यह काम तुम्हारे क्लासरूम जैसी शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे तो बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तुम्हारे काम करते समय मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बस बैठकर सुनते रहो जैसा तुम स्कूल में करते हो तो मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा प्रस्ताव है, या तो तुम मान लो वरना छोड़ दो। मैंने पूछा, ओ, क्या मैं फैसला करने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, इसे स्वीकार कर लो वरना छोड़ दो। मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो तुम वैसे कभी कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण योग्यता है। तुमने जैसा चाहा था वैसा अवसर तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, मंजूर है? मैंने कहा, मंजूर है। माइक ने भी कहा, बहुत बढ़िया। माइक के डैडी ने कहा, 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी। जब मेरी उनसे बातचीत हो जाए तो तुम उनके साथ मेरे छोटे सुपरमार्केट में चले जाना और वहाँ काम शुरू कर देना। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की दर से तनख्वाह दूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे। लेकिन आज तो मेरा बेसबॉल मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने आवाज़ धीमी करके कहा, कड़क लहजे में कहा, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैं इसे मानता हूँ, मैंने जवाब दिया, और खेलने के बजाय काम करने
तथा सीखने का विकल्प चुना। उस दिन सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसिस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वह भली और धैर्यवान महिला थी। वह हमेशा कहती थी कि माइक और मुझे देखकर अब उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती थी, जो अब बड़े होकर दूर चले गए हैं। हालांकि वह भली थी, लेकिन वह कड़ी मेहनत में यकीन करती थी और हमें काम में लगाए रखती थी। हम 3 घंटे तक डिब्बाबंद सामानों को सैफ में उतारते थे, फेदर डस्टर से हर डिब्बे की धूल साफ करते थे और फिर उन्हें दोबारा करीने में जमा कर देते थे। यह बहुत ही नीरस और थकाऊ काम था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ और उनके पास इस तरह के 9 छोटे सुपरमार्केट थे, जिनमें से हर एक में बड़ी कार पार्किंग थी। वे 7-11 क्वींस स्टोर के शुरुआती संस्करण में थे, छोटे किराना स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसे सामान खरीदते थे। समस्या यह थी कि तब हवाई में एयर कंडीशन का ज़्यादा चलन नहीं था और गर्मी के कारण स्टोर्स के दरवाजे बंद नहीं रहते थे। सड़क और पार्किंग की तरफ वाले स्टोर के दरवाजे खुले रहते थे। जब कोई भी कार पास से गुजरती थी या पार्किंग में आकर खड़ी होती थी तो हर बार धूल का गुब्बार उठता था और स्टोर में घुसकर डिब्बों पर बैठ जाता था। हम जानते थे कि जब तक एयर कंडीशन नहीं आएगा तब तक हमारे पास एक नौकरी रहेगी। 3 सप्ताह तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के पास जाते रहे और 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वह हमारे हाथ में 3 छोटे सिक्के थमा देती थी। देखिए, 1950 के दशक के बीच 9 साल की उम्र में 30 सेंट कमाने की कोई ख़ास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक बुक्स 10 सेंट में आती थी, इसलिए मैं अपना पैसा आमतौर पर कॉमिक बुक्स पर खर्च करता था और फिर घर चला जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं काम छोड़ने का मन बना चुका था। मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे बनाना सीखना चाहता था और अब मैं 1 घंटे में 10 सेंट की गुलामी कर रहा था। उससे भी बढ़कर यह उस पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक को बताया। स्कूल नीरस था और मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनकी मैं राह देख सकूं, लेकिन यह 30 सेंट थे जिनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? मैंने गुस्से से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में कहा। वे इंतज़ार कर रहे थे कि मैं उकता जाऊं। कुछ माइक बोला। डैडी अलग तरह के हैं। वे तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बोलते हैं, मेरे डैडी शांत हैं और कम बोलते हैं। इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके हो। तुम्हारा मतलब मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, दरअसल नहीं, लेकिन शायद हो भी सकता है। मेरे डैडी शनिवार को बता देंगे। मैं माइक के डैडी का सामना करने को तैयार था। मेरे असल डैडी भी उन पर नाराज़ थे। मेरे असल डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, सोचते थे कि अमीर डैडी बाल श्रम कानून का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे शिक्षित गरीब डैडी ने मुझसे वह मांगने को कहा जिनका मैं हकदार था, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी मुझे उस घटिया नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने तेज से कहा। शनिवार की सुबह 8 बजे मैं माइक के घर पहुंचा और दरवाज़ा माइक के डैडी ने खोला। बैठ जाओ और कतार में इंतज़ार करो, उन्होंने मेरे दाखिल होते समय कहा। फिर वह मुड़े और बेडरूम के पास बने अपने छोटे ऑफिस में गायब हो गए। मैंने कमरे में चारों ओर देखा मगर मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं सावधानी से उन महिलाओं के पास बैठ गया जो मुझे 4 सप्ताह पहले वहीं दिखी थीं। वह मुस्कुराई और सोफ़े पर थोड़ा खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी।
45 मिनट गुजर गए। मैं आग बबूला होने लगा। तकरीबन 30 मिनट पहले दोनों महिलाएं उनसे मिलकर वहां से जा चुकी थी। एक अधिक उम्र का आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा था और अब वह भी निकल कर जा चुका था। मकान खाली था और मैं हवाई के उस सुनहरे दिन एक सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा था और एक लालची आदमी से बात करने का इंतज़ार कर रहा था, जो बच्चों का शोषण करता था। मुझे ऑफिस में इधर उधर कागज़ सरकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वे फ़ोन पर बात कर रहे थे और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मैं उनसे मिले बिना ही बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन किसी कारण मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस के बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे हाथ से ऑफिस में आने का इशारा किया। अमीर डैडी ने अपने ऑफिस की कुर्सी घुमाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम वेतन बढ़वाना चाहते हो या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो। रुआसी आवाज़ में मेरे मुंह से निकला, देखिए आप समझौते की शर्त पर पूरी तरह नहीं उतर रहे हैं। 9 साल की उम्र में किसी वयस्क से मुठभेड़ करना सचमुच डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने मेहनत से काम किया है। आपकी खातिर काम करने के लिए मैंने अपने बेसबॉल मैचों की कुर्बानी दी है, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया है और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा कि शहर का हर व्यक्ति आपके बारे में कहता है। आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों की ज़रा भी परवाह नहीं करते। आपने मुझसे खामखा इंतज़ार कराया है और मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। मैं छोटा हूँ, लेकिन इससे बेहतर व्यवहार आपका हकदार हूँ। अमीर डैडी अपनी घुमाने वाली कुर्सी में आगे पीछे झूलते रहे। अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे एकटक देखा। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम भी वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कर रहे थे, इसलिए मैंने अपना दुखड़ा जारी रखा। मैंने सोचा कि आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे सिखाएंगे। इसके बजाय आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। यह जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमे स्वर में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से में कहा। जब मैं चंद सिक्कों के बदले काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद से आपने मुझसे बात तक नहीं की। आप 1 घंटे के बदले 10 सेंट। मुझे तो सरकार से आपकी शिकायत करनी चाहिए। आप जानते हैं हमारे देश में बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन अधिकतर कर्मचारियों की भाषा बोल रहे हो जो मेरे लिए काम करते थे। ऐसा कर्मचारी जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया या उन्होंने खुद नौकरी छोड़ दी। तो इस बारे में आपको क्या कहना? मैंने पूछा और मुझे एहसास था कि कम उम्र के बावजूद मैं काफ़ी बहादुरी दिखा रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपकी खातिर काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। कौन कहता है मैंने कुछ नहीं सिखाया? अमीर डैडी ने शांति से पूछा। देखिए, इस दौरान आपने कभी मुझसे बात तक नहीं की। मैंने 3 सप्ताह तक काम किया और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने मुंह बनाकर कहा, क्या सिखाने का मतलब बोलना या व्याख्यान देना है? अमीर डैडी ने कहा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जीवन तुम्हें इस तरह नहीं सिखाता है। मेरा मानना है कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक है। अधिकतर समय जीवन आपसे बातें नहीं करता, यह आपको एक तरह से धक्का देता है। हर धक्के के साथ मानो जीवन कहता है, जाग जाओ और कोई चीज़ है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। यह आदमी कैसी वे सिर पैर की बातें कर रहा है। मैंने मन ही मन सोचा, जीवन मुझे धक्का दे रहा है, यानी वह मुझसे बात कर रहा है। अब मैं जान गया था कि मुझे अपनी नौकरी हर हाल में छोड़ देनी चाहिए। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिसे हवालात में बंद होना चाहिए। अगर तुम जीवन के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर नहीं सीखोगे तो तुम्हारा जीवन तुम्हें बस चारों तरफ धक्के देता रहेगा।
लोग दो चीज़ें करते हैं, कुछ लोग जीवन के धक्के खाते रहते हैं, दूसरे नाराज़ होते हैं और पलटकर धक्का देते हैं, लेकिन वह अपने बॉस या अपनी नौकरी या अपने पति पत्नी के खिलाफ़ अपना गुस्सा निकालते हैं। वे नहीं जानते कि यह जीवन है जो उन्हें धक्का दे रहा है। मुझे पता नहीं था कि वे किस बारे में बोल रहे थे। जीवन हम सभी को धक्के मारता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी जूझते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है और उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। वे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने लकड़ी की पुरानी जर्जर खिड़की को बंद किया जिसे मरम्मत की ज़रूरत थी। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम्हें बड़े होकर बुद्धिमान, दौलतमंद और सुखी युवक बनोगे। अगर तुम नहीं सीखते हो तो तुम ज़िंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह, बॉस के दोष देते रहोगे। तुम जीवन भर उस बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आकर तुम्हारी तमाम आर्थिक समस्याओं को हल कर दे। अमीर डैडी ने यह देखने के लिए मेरी तरफ देखा कि क्या मैं उनकी बात सुन रहा था। उनकी आंखें मेरी नज़रों से मिली। हम एक दूसरे को एकटक देखते रहे और अपनी आंखों से संवाद करते रहे। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़रें फेर ली। मैं जान गया कि उनकी बात सही थी। मैं उन्हें दोष दे रहा था जबकि सीखने का आग्रह मैंने खुद किया था। मैं जूझ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर तुम इस तरह के इंसान हो जिसमें ज़रा भी हिम्मत नहीं है तो जीवन के हर थपेड़े, हर धक्के के सामने तुम हार मान लोगे। अगर तुम इस तरह के इंसान हो तो तुम ज़िंदगी भर सुरक्षित तरीके से खेलते रहोगे, सही चीज़ें करोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करोगे जो कभी आएगा ही नहीं। फिर तुम उस नीरस बूढ़े आदमी की तरह मर जाओगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त तुम्हें सचमुच पसंद करते होंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे मेहनती इंसान थे, लेकिन सच तो यह है कि तुमने जीवन के धक्के के आगे घुटने टेक दिए थे। दिल की गहराई में तुम जोखिम लेने से थर्राते थे। तुम दरअसल जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। दिल की गहराई में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही यह बात पता रहेगी कि तुमने कभी जीतने की कोशिश नहीं की। तुमने सुरक्षित तरीके से खेलने का विकल्प चुना। हमारी नज़रें एक बार फिर मिली। मैंने पूछा, तो आप मुझे धक्का दे रहे थे? कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो कहूँगा कि मैंने तुम्हें जीवन का स्वाद चखाया है। जीवन का स्वाद? मैंने पूछा। हालांकि मैं अब भी नाराज़ था, लेकिन अब मैं जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार भी था। तुम दोनों लड़के पहले इंसान हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया है। मेरे 150 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, परंतु उनमें से एक ने भी मुझसे धन संबंधी ज्ञान नहीं मांगा। वे मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन पैसे बनाने की कला सीखने को कभी नहीं कहते। इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल पैसे की खातिर काम करने में गुजार देंगे और अंत तक कभी समझ नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। मैं बैठा बैठा गौर से सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझे बताया कि तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा कैसे बनाया जाता है, तो मैंने ऐसा पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय लिया जो असल जीवन का प्रतिबिंब हो। और बोलते बोलते थक जाता, लेकिन तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि तुम्हें जीवन के थपेड़े का स्वाद चखाऊं, ताकि तुम मेरी बात सुन और समझ सको। इसलिए मैंने तुम्हें 1 घंटे के लिए सिर्फ 10 सेंट दिए। तो एक दिन में सिर्फ 10 सेंट की खातिर काम करके मैंने कौन सा सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप लालची हैं और कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी कुर्सी पर पीछे टिके और जमकर हंसे। आखिर वे बोले, सबसे अच्छा यह रहेगा कि तुम अपना दृष्टिकोण बदल लो। मुझे दोष देना छोड़ दो या सोचना छोड़ दो कि समस्या मैं हूँ। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा, लेकिन अगर तुम्हें एहसास होता है कि समस्या तुम खुद हो तो
तुम खुद को बदल सकते हो, कोई चीज़ सीख सकते हो और ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। ज़्यादातर लोग खुद को छोड़कर संसार के हर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, किसी दूसरे के बदलने के बजाय खुद को बदलना ज़्यादा आसान होता है। मैंने कहा, मैं समझ नहीं पाया। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने आधीरता से कहा। लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 सेंट ही दे रहे हैं, तो तुम सीख रहे हो, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। यही कि आप लालची हैं, मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अमीर डैडी बोले, देखो तुम अब भी यही सोचते हो कि मैं समस्या हूँ, वो तो आप हैं ही। देखो, यह नज़रिया रखोगे तो ज़िंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम यह नज़रिया रखते हो कि समस्या मैं हूँ, तो तुम्हारे पास कौन सा विकल्प रह जाता है। देखिए, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं, मेरे प्रति ज़्यादा सम्मान नहीं दिखाते हैं, मुझे नहीं सिखाते हैं, मैं काम छोड़ दूंगा। अच्छी तरह कहा, मेरे अमीर डैडी ने कहा। ज़्यादातर लोग ठीक ऐसा ही करते हैं, वे काम छोड़ देते हैं और किसी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर अवसर और ज़्यादा ऊंची तनख्वाह मिले। वे सचमुच सोचते हैं कि इससे समस्या सुलझ जाएगी, मगर ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने पूछा। बस 1 घंटे के बदले 10 सेंट की भीख ले लूं और मुस्कुराता रहूं? अमीर डैडी मुस्कुराए। बाकी लोग यही करते हैं, वे यह सोचकर तनख्वाह बढ़ाने का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अधिकतर लोग बस इसे स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग अपनी वर्तमान नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी करके ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कम तनख्वाह को स्वीकार करना पड़ता है। मैं बैठा बैठा फर्श को घूरता रहा और उस सबक को समझना शुरू करने लगा जो अमीर डैडी सिखा रहे थे। मुझे एहसास हो गया कि यह जीवन का स्वाद था। आखिर मैंने नज़रें उठाकर पूछा, तो समस्या किस चीज़ से सुलझेगी? इससे, उन्होंने कहा और अपनी कुर्सी पर आगे झुककर मेरे सिर को हल्के से थपथपाया। तुम्हारे कानों के बीच की चीज़ से। यही वह पल था जब अमीर डैडी ने यह निर्णायक दृष्टिकोण बताया जो उन्हें उनके कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था, और जिसकी बदौलत वे अंततः हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, जबकि मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब डैडी ज़िंदगी भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। यह एक अनूठा दृष्टिकोण था जिसने मेरी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल दिया था। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह दृष्टिकोण सिखाया जिससे मैं पहला सबक कहता हूँ। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। अब तक मेरे गरीब डैडी ने मुझे सिखाया था। शनिवार की उस उजली सुबह मैंने उससे एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण सीखा। 9 साल की उम्र में ही मैं समझ गया कि दोनों डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, बस अध्ययन के विषय अलग थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी सलाह देते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके, और यह सुनिश्चित करना कि उसमें बेहतरीन सुविधाएं भी मिलें। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं यह सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम करा सकूं। ये सबक मैं किसी क्लासरूम के कारण नहीं, बल्कि उनके मार्गदर्शन के कारण जीवन भर सीखने वाला था। मेरे अमीर डैडी ने अपने पहले सबक को जारी रखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने पर नाराज़ हुए। अगर तुम नाराज़ नहीं होते और चुपचाप स्वीकार कर लेते तो मुझे तुमसे कहना पड़ता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। देखो, सचमुच सीखने के लिए ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की ज़रूरत होती है। क्रोध उस फार्मूले का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जोश, क्रोध और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए जोश उन्हें राह नहीं दिखाता और उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह वाली नौकरियां करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, मैंने पूछा। हाँ
अमीर डैडी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कर्मचारियों का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार जितनी ऊंची तनख्वाह नहीं देता। मैं कहता हूँ लोग अपना शोषण खुद करते हैं, डरते हैं, वह डरते हैं, मैं नहीं। मैंने पूछा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें ज़्यादा वेतन देना चाहिए? मुझे ज़्यादा वेतन देने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने पर भी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सारा पैसा कमाते हैं मगर इसके बावजूद अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। अधिकतर लोगों को ज़्यादा पैसा दे दिया जाए तो वे ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। इसलिए अपने 10 सेंट प्रति घंटा की तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबक का हिस्सा था। सही समझे, अमीर डैडी मुस्कुराए। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने उत्कृष्ट शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, लेकिन उनके पास अब भी पैसे संबंधी समस्याएं हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। इससे बढ़कर वे पैसे के लिए काम करने में यकीन करते हैं और आप नहीं करते। मैंने पूछा, नहीं, सचमुच नहीं। अमीर डैडी ने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में सीखो। ऐसा करना सीखने के लिए इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसे से अपने लिए कैसे काम कराया जाए तो यह तुम्हें मैं सिखाऊंगा, परंतु तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई इसे नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना सीखना ज़्यादा आसान है, ख़ास तौर पर अगर धन संबंधी मामलों में डर तुम्हारा मूल भाव हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने त्योरी चढ़ाकर कहा, हाल फिलहाल उसकी चिंता मत करो, बस इतना जान लो कि यह डर होता है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं, और अपने बिल न चुका पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर और दोबारा शुरुआत करने का डर, या किसी पेशे या हुनर को सीखने का अध्ययन करने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। अधिकतर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर नाराज़ होते हैं। पैसे से अपने लिए काम कराना सीखना अध्ययन का एक बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम है। मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल। हवाई में शनिवार की उस सुहानी सुबह हम खामोशी में बैठे रहे। मेरे मित्रों ने अभी अपना लिटिल लीग बेसबॉल मैच शुरू किया था, लेकिन किसी कारण मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का निर्णय लिया था। मुझे एहसास था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का निर्णय लिया था। मुझे एहसास था कि मैं ऐसा कुछ सीखने जा रहा हूँ जो मेरे मित्र स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत दिखाते हुए कहा। मैंने अपना वादा निभाया है, मैं तुम्हें दूर से सिखा रहा हूँ। मेरे अमीर डैडी ने कहा, 9 साल की उम्र में तुम इस बात का स्वाद चख चुके हो कि पैसे के लिए काम करने में कैसा लगता है। बस अपने आखिरी महीनों में 50 साल को गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, जब तुम मुझसे मिलने के लिए कतार में इंतज़ार कर रहे थे, एक बार नौकरी पाने के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? बहुत बुरा, मैंने कहा। अमीर डैडी बोले, अगर तुम पैसे के लिए काम करने का निर्णय लेते हो तो जीवन इसी तरह गुजरेगा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मिसेज मार्टिन ने 3 घंटे के काम के बदले तुम्हारे हाथ में 3 सिक्के रखे थे? मुझे महसूस हुआ था कि यह काफ़ी नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं निराश हुआ था। मैंने कहा, अपनी तनख्वाह को लेकर अधिकतर कर्मचारी ऐसा ही महसूस करते हैं, ख़ास तौर पर जब उसमें से सारे टैक्स और दूसरी कटौतियाँ कम हो जाती हैं। कम से कम तुम्हें 100% तनख्वाह मिली थी। आपका मतलब है कि ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? मैंने आश्चर्य से पूछा। नहीं। हे भगवान, अमीर डैडी ने कहा, सरकार अपना हिस्सा सबसे पहले ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा।
टैक्स? अमीर डैडी ने कहा, जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचत करते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है, जब आप मरते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर डैडी, लोग ऐसा नहीं करने देते। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीब और मध्यवर्गीय लोग करने देते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन वे मुझसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। उस उम्र में मुझे इससे ज़रा भी समझदारी नज़र नहीं आई थी। कोई सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देता है? अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे खामोशी से हिल रहे थे और बस मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, सीखने के लिए तैयार हो? मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा था, सीखने को बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, यह सीखना ज़िंदगी भर चलता है। ज़्यादातर लोग 4 साल तक कॉलेज जाते हैं और फिर उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि पैसे का मेरा अध्ययन जीवन भर चलेगा। इसलिए क्योंकि मैं जितना ज़्यादा जानता हूँ, मुझे उतना ही अधिक पता लगता है कि मुझे आगे क्या जानने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग इस विषय का कभी अध्ययन ही नहीं करते हैं। वे नौकरी करने जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। फिर वह आश्चर्य करते हैं कि उनके सामने पैसे संबंधी समस्याएं क्यों आती हैं। वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या हल हो जाएगी और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि असली समस्या यह है कि उनसे वित्तीय शिक्षा का अभाव है। तो मेरे डैडी के पास टैक्स संबंधी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं है? मैंने पूछा और दुविधाग्रस्त था। देखो, अमीर डैडी ने कहा, मैंने पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, टैक्स तो यह सीखने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं बस यह पता लगाना चाहता था कि क्या तुम अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा रखते हो या नहीं। अधिकतर लोगों में यह नहीं होती है। वे बस स्कूल जाना चाहते हैं और कोई पेशा सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की बड़ी समस्या खड़ी होती है और इसके बाद वे जीवन में कभी नौकरी करना नहीं छोड़ सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी पड़ती है। यदि वे पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या आती ही नहीं। तो तुम में अब भी सीखने का जोश है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने अपना सिर हिला दिया। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने कहा, अब काम पर चल दो। इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। तुमने मेरी बात सुन ली, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार को 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुमने कहा था कि तुम पैसे के लिए काम ना करना सीखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ। मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर पाया। मैंने माइक से बातचीत कर ली है और उसने मुफ्त में काम शुरू कर दिया है। वह सामान के डिब्बों की धूल साफ कर रहा है और उन्हें करीने में जमा कर रहा है। बेहतर होगा कि तुम भी जल्दी से वहां पहुंचकर काम शुरू कर दो। यह ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको मुझे कुछ न कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम यह बात तभी नहीं सीखोगे तो बड़े होकर तुम अब मेरे लिविंग रूम में बैठी 2 महिलाओं और उस बूढ़े आदमी जैसा बन जाओगे जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकालूं। या फिर तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन गले तक कर्ज में डूबे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसे होने से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी।
अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटा के अपने